गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राम राम राधे राधे सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्रा सक्सेस में। आप जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म समर्पित है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये प्लेटफॉर्म टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश और एसएसटी दोनों की प्रिपरेशन हो रही है। इंग्लिश में लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों ने हमें पढ़ाएंगी, और जाहिर सी बात है कि एसएसटी में दो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, एक आपका पॉलिटिकल साइंस और दूसरा आपका हिस्ट्री, जो कि मेरे द्वारा यानी कि वीरेंद्र सर के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हिस्ट्री के वीडियोस तो नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दो वीडियो पढ़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियोज हैं उसमें हम टीजीटी के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सभी वेस्टर्न थिंकर्स को मैंने कवर करा दिया है। अब हमारा तीन पार्ट बच रखा है। एक आपका जो थॉट है उस पर हमें वीडियोज आपको देना है। थॉट के साथ साथ दूसरी बात आपका दिया जाएगा इंटर इंडियन थिंकर्स हैं, यानी भारतीय विचारक, उस पर हमें आपको वीडियो देना है। और उसके बाद आपका जो संविधान है, संविधान पर वीडियो देना है। तो संविधान पर हमने कल बात किया था, स्पेशली पहला जो वीडियो था हमारा, वो वास्तव में हमने भारतीय संविधान के विकास पर वीडियो बनाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और आज हम उसी क्रम में आज भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत जो है वो वास्तव में उससे संबंधित आपको मैं वीडियो देने चल रहा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं वास्तव में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि भारतीय संविधान जो आपका है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बृहद संविधान है। आप बड़े का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वास्तव में कितना बड़ा है। बड़े का मतलब यहाँ पर है किसी भी संविधान का जो विस्तार होता है, किसी भी संविधान का जो बड़ा या अलग होना होता है, वो वास्तव में उसके विषय वस्तु के आधार पर लगाया जाता है। और जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो वास्तव में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें जब भारत का जो मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, यानी हम कह सकते हैं कि जब इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जन 1950 को जब लागू किया गया था दोस्तों, तो वास्तव में इसमें कुल अगर देखें तो जो 395 अनुसूचियां वहाँ पर मतलब आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स आपके थे, टोटल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद थे। उसके बाद आपकी 12 अनुसूचियां उस समय थी, 12 अनुसूचियां। हालांकि मूल संविधान का मतलब ये है कि पहले तो 8 ही अनुसूचियां थी दोस्तों, मतलब पहले 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुई तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद से विभिन्न संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय की बात अगर हम करें, टोटल अगर बात करें, तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और दोस्तों 22 भाग, क्या 22 भाग वास्तव में है। लेकिन अगर हम गणना की बात करें दोस्तों वर्तमान में, तो गणना के दृष्टिकोण से लगभग 470 जो है आर्टिकल्स के आसपास वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं। अब ये 470 आप कहेंगे सर 470 आर्टिकल्स कैसे हो गए हैं? तो दोस्तों अगर देखेंगे तो वास्तव में जो भारतीय संविधान है उसमें अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन वास्तव में उस 395 अनुच्छेद के सब आर्टिकल्स भी यहाँ पर काफ़ी कुछ शामिल किए गए हैं। तो अगर हम टोटल सब आर्टिकल्स की गणना करें अगर लेकर के, तो गणना के दृष्टिकोण से फिर क्या हो जाएगा, 470 हो जाएगा। 470 आर्टिकल्स टोटल मिला करके हैं। और इस समय 12 अनुसूचियां भी अभी भी हैं, अनुसूचियों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो भाग आपका दिया है वो लगभग 25 भाग जा रहा है। अब दोस्तों ये 25 भाग कहाँ से आया? तो वास्तव में भाग तो आपके 22 ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 25 भाग है उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो 3 भाग आपके हैं वो वास्तव में इसके सब भाग के रूप में यहाँ पर जोड़ा गया। जैसे भाग 4 है तो भाग 4 में भाग 4 एक आ जा रहा है, दूसरा भाग 4 का जो आपका है, तो भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है। भाग 4 में का जोड़ा गया है कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस भाग 4 का के द्वारा मूल कर्तव्य को वास्तव में शामिल किया गया, जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है यहाँ पर। हालांकि जब इसकी अनुशंसा की गई थी तो वास्तव में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किया था। लेकिन 10 मूल कर्तव्य उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जोड़े थे। लेकिन जो आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में ये जो आपका दिया है ना दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये हुआ था। और उस समय वास्तव में एक और जो है शिक्षा संबंधी शिक्षा संबंधी जो मूल कर्तव्य है, ये मूल अधिकार नहीं मूल कर्तव्य, मैं मूल अधिकार की बात करता, मूल कर्तव्य की बात हो रही दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये 4 कामें जोड़े गए हैं। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। किसमें दोस्तों? भाग 3 में है। वो कंफ्यूजन से मेरे मुंह से निकल गया ऐसे। बाकी भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 का में जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है, जिसको आप DPSP भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से आपका
ये 25 के आसपास आपका वर्तमान में काउंट के आधार पर 25 भाग जा रहा है, पहुंच रहा है। और बाकी अगर हम देखें, वैसे देखें तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग जो है भारतीय संविधान में मौजूद है। ठीक है, अब इतना बड़ा संविधान जो दोस्तों है, ये वास्तव में भारतीय संविधान इतना बड़ा है, अब इसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, भारतीय स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान में विषय वस्तु को लिया गया है। तो वास्तव में जो भारतीय संविधान दोस्तों, भारतीय संविधान का लगभग अगर हम बोले यहाँ पर लगभग 2/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 2/3 भाग का मतलब होता है लगभग 60% के आसपास का जो पोर्शन है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? वो डायरेक्टली एक आर्टिकल था जो है जिसको हम 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्या दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग 60% चीजें, 2/3 चीजें भारतीय संविधान में हूबहू ली गई हैं और कुछ चीजें जो है वो विदेशी संविधानों से ली गई हैं। तो हमारा संविधान जो है वास्तव में लचीला है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है दोस्तों। लचीला इस दृष्टिकोण से है क्योंकि भारतीय संविधान में हम समय समय पर संशोधन कर सकते हैं, यानी भारतीय संविधान को इस प्रकार से बनाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर, जब भी जिस प्रकार की आवश्यकता पड़े, समय के हिसाब से उसमें हम संशोधन कर सकें, कुछ चीज़ों को हम उसमें डाल सकें और कुछ चीज़ों को वहाँ से हम बाहर कर सकें। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो वास्तव में लचीला है आंशिक रूप से। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आखिर भारतीय संविधान में जो चीज़ें, जो विषय वस्तु लिए गए हैं दूसरे देशों से, कुछ लोगों ने भारतीय संविधान पर आरोप लगाया है कि वास्तव में जो भारतीय संविधान है वास्तव में क्या है दोस्तों? उधार का थैला है। क्या है? उधार का थैला है। कुछ लोगों ने इसे उधार का थैला बोला है, लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान दोस्तों उधार का थैला बिल्कुल नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में इतनी विनम्रता है, भारतीय संविधान में इतनी क्लिष्टता है, मतलब सरलता है कि वह उसने अपने में विश्व के सभी संविधानों की अच्छी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया है और लोकतांत्रिक ढांचे को विस्तृत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित करने के लिए अपने आप में विश्व के सभी देशों के संविधानों की अच्छी चीजों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर कि वास्तव में भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रिटेन देखेंगे। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो यहाँ पर जो सरकार का संसदीय रूप है, सरकार का संसदीय रूप ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। कानून का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है और यही कारण है कि हिंदुस्तान के संविधान में कानून का शासन है। एकल नागरिकता, जैसे कुछ देशों की बात करें दोस्तों तो वहां पर डबल नागरिकता की बात है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक्चुअली अमेरिका में दोस्तों क्या होता है कि एक नागरिकता तो अमेरिकी राज्य का मिलता है और दूसरा वहां के जो प्रांत हैं, अगर आप जिस प्रांत के, जैसे मान लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हिंदुस्तान में एक नागरिकता होने के कारण हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता मिलेगा। लेकिन अगर हम अमेरिका के संविधान से अगर हम लेते तो हिंदुस्तान में दोहरी नागरिकता होती और फिर ऐसे कंडीशन में हमें एक नागरिकता भारत सरकार की मिलती और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार की मिलती, उत्तर प्रदेश की मिलती। तो जो अमेरिका है, अमेरिका में वही चीज है कि एक तो अमेरिकी राज्य की मिलती है और दूसरा जो वहाँ के प्रांत है, प्रांतीय सरकारों की भी नागरिकता वहां पर मिलती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी केवल और केवल एक नागरिकता है और वो है भारत सरकार की। दूसरी बात विधि निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ से विधि निर्माण की प्रक्रिया को भी लिया गया है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो विधि निर्माण का काम होता है वो संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर करते हैं और तब जाकर के कानून का काम होता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावों में जीत का जो फैसला है वो भी वास्तव में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात द्विसदनवाद का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे ब्रिटेन आपका होता है ना, ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ लॉर्ड और ये दो है, तो वहां पर ब्रिटेन के संसद में भी 2 सदन है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के संसद में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी एक आपका जो उच्च सदन है उसे हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरा जो आपका दिया होता है जिसे हम लोकप्रिय सदन या निम्न सदन बोलते हैं वो क्या होता है? वो आपका लोकसभा होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति पद की औपचारिक स्थिति, वास्तव में राष्ट्रपति पद की जो स्थिति है वो औपचारिक है। जैसे ब्रिटेन में की बात करें तो ब्रिटेन में आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है ना वो वास्तव में वहां पर जो है वो वहाँ राष्ट्रपति तो नहीं है, लेकिन वहां पर राजा का जो पद होता है वो पदेन होता है। तो राजा की स्थिति जो होती है ना वहां पर जो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन में
वास्तव में सारी शक्तियां किसमें होती है? मंत्रिमंडल में होती है। राजा जो होता है वो नाम मात्र का जो है औपचारिक शासक होता है। उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति पद की जो स्थिति होती है वो सर्वोच्च तो होता है, लेकिन सारी शक्तियां जो होती है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, और जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, उसकी स्थिति औपचारिक होती है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय शासन भी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, आप जानते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी वास्तव में आपका जो है ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप जानते हैं कैग, कंट्रोलर एंड, तो ये कैग जो आपका दिया है दोस्तों, कैग भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और कैग का जो काम होता है वो आप जानते हैं, कैग का काम होता है कि जो वास्तव में क्या बोलते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संचित निधि होती है दोस्तों, संचित निधि पर नियंत्रण करना और संचित निधि की देखरेख करना होता है। और फिर दूसरी बात यह है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आप जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में दिया है। तो राष्ट्रपति जो है किसी की सजा को कम कर सकता है, किसी की सजा को माफ कर सकता है एकदम से। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी ब्रिटेन से ली गई है। और कार्यपालिका का मंत्रिमंडल के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, जो कार्यपालिका का मंत्रिमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, ये भी वहीं पर ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि विधि के समक्ष समानता। अब कार्यपालिका का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि कार्य करने के लिए, यानी कार्य करने वाले जो जितने भी अधिकारी हैं वो वास्तव में मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी वास्तव में ब्रिटेन से लिया गया है। और दोस्तों फिर है विधि के समक्ष समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 14 दिया है आपका 14, उसमें विधि के समक्ष समता दी गई है और विधि के समक्ष समान जो है, ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों दिया है। तो विधि का समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 14 में दिया है, तो ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। क्या? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण ये वास्तव में कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। तो फिलहाल ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, इसको ध्यान देंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे अब आपका आता है अमेरिका, और अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीजें ली गई दोस्तों। तो इसमें आप देखें, सबसे पहली बात तो अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो प्रस्तावना है किसी भी देश की एक प्रकार से झलक दिखाती है। तो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात न्यायिक सर्वोच्चता, यानी जहां पर न्यायिक परंपरा की सर्वोच्चता दिखाई पड़े वो अमेरिका मानी जाएगा दोस्तों। जहां पर जो है तो ये जो है न्यायिक सर्वोच्चता ये अमेरिका से है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट भी विचार भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये भी अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात उपराष्ट्रपति का जो पद होता है दोस्तों, वो भी आपका अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग शब्द चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में होती है, और 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से लिया गया है। दूसरी बात न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कैसे हटाए जाते हैं न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपातकाल, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि राष्ट्रपति के पास दोस्तों जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो तीन होती हैं। एक क्या होती है? एक तो आर्टिकल जो होती है ना वो 352 में होती है दोस्तों, एक आपका 356 में होती है और एक आपका 360 होती है। तो ये जो आर्टिकल 360 है ये वास्तव में राष्ट्रपति के वित्तीय आपात की स्थिति को शक्ति को दिखाता है, और 356 जो होता है वो राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है, और 352 जो होता है वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक असंतोष या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो वित्तीय आपात दोस्तों, ये वास्तव में राष्ट्रपति की वित्तीय आपात ये अमेरिका से लिया गया है। हालांकि आज तक वर्तमान में भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है। दूसरी बात राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर, सैन्य बलों का जो कमांडर होता है ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है टोटल। और मौलिक अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको अच्छी प्रकार से पता है कि हिंदुस्तान में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वास्तव में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये जो 44वां संविधान संशोधन था दोस्तों कब हुआ था? ये 78 में हुआ था। कब? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा वास्तव में जो संपत्ति का अधिकार है, क्या जो संपत्ति का अधिकार है, इसको वर्तमान में अब केवल और केवल विधिक या विधायी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी से अलग हो गया है और
वर्तमान में इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 में एक आर्टिकल जोड़ा गया था का, इस 300 का में वास्तव में इसको वर्तमान में रख दिया गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अब आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं है, बाकी आपके पास 6 मूल अधिकार है और ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं आपसे तो शक्तियों का पृथक्करण, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण का जो दोस्तों सिद्धांत है ना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका जो है अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समान संरक्षण, हमने कहा है कि भाई आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण यह वास्तव में अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, न्यायपालिका का रिट जारी करने का अधिकार, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि मूल अधिकार के हनन होने पर कोई भी किसी भी देश का जो नागरिक है, कोई भी देश जो देशी नागरिक है, वो वास्तव में आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो इन सबको आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि ये पूरे के पूरे जो बातें हैं ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ आगे, तो अब जरा देखिए यहाँ पर कनाडा से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। तो कनाडा भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा से दोस्तों जो लिया गया है वो वास्तव में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान वास्तव में कनाडा से लिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्ति पृथक्करण है, वितरण है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये जो है 7वीं अनुसूची है दोस्तों, क्या जो 7वीं अनुसूची है जहां पर शक्तियों का वितरण है, वो वास्तव में देखें तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है, कनाडा से लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा जो ली गई है वो वास्तव में कहाँ से ली गई, ये भी कनाडा से ली गई है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, ये दोस्तों ये वास्तव में भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में दिया है। और 143 के अंतर्गत ये जो आपका है, ये न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की जो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, ये वास्तव में कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। हालांकि राष्ट्रपति न्यायालय के परामर्श को मान सकता है या फिर अमान्य कर सकता है, लेकिन ये कहाँ से लिया गया आर्टिकल 1, तो ये कहेंगे सर ये कनाडा से लिया गया है। दूसरी बात, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, आप जानते हैं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का स्वरूप जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। और औशिष्ट शक्तियां केंद्र को, ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों, कनाडा को। तो ये जो 7वीं अनुसूची है ना, ये पूरी की पूरी ये जो है जहाँ पर शक्तियों का वितरण राज्य और केंद्र के बीच में और औसत शक्तियां हैं केंद्र को दी गई, ये सारी की सारी आपकी कनाडा से लिया गया है। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूँ फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से वास्तव में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है ना, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये वास्तव में फ्रांस से लिया गया है। और साथ साथ गणतंत्र शब्द भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो प्रस्तावना में आने वाला स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये प्लस आपका गणतंत्र शब्द, ये पूरा का पूरा फ्रांस से लिया गया है। अगर मैं दोस्तों रूस से बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रूस का, और कई बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्य, बहुत बार, यानी ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कब ना, जो मैंने आपसे कहा कि भाग जो आपका दिया है भाग 4 का में जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में का जोड़ा गया था। और इसके द्वारा वास्तव में स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी दोस्तों। और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और 10 मूल कर्तव्य के बाद जो 11वां मूल कर्तव्य था जो शिक्षा से संबंधित है, वो वास्तव में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो 2002 में था दोस्तों, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, इसने केवल और केवल 8 वास्तव में मूल कर्तव्य को शामिल करने की बात किया था। लेकिन जो है चूंकि 42वां संविधान संशोधन वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में होता है, सरकार के काल में होता है, इसलिए जो है इन्होंने वास्तव में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। अब ये जो मूल कर्तव्य होते दोस्तों, ये बाद योग नहीं होते, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय एवं समाजवाद शब्दों का समावेश भी कहाँ से हुआ है दोस्तों, रूस से हुआ है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, ये 2 न्याय की बात रूस से हुई है, और समाजवाद शब्द को भी कहाँ से लिया गया है, आप कहेंगे रूस से लिया गया है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट है तो जापान से वास्तव में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, क्या जापानी संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ से समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे कहा था ना, समवर्ती यानी 7वीं जो आपकी अनुसूची है जो कनाडा में शक्ति का वितरण है, उसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन, एक आपकी संघ सूची है, एक आपकी राज्य सूची है, और एक आपकी समवर्ती सूची है। तो ये जो समवर्ती सूची है दोस्तों, ये वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, जो प्रस्तावना की भाषा है,
ये प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। आप जानते हैं कि अगर किसी विषय पर जो है लोकसभा या राज्यसभा के बीच में अगर जो है अगर आपस में मनमुटाव होता है या फिर सामंजस्य नहीं बनता है, तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। और आपको अच्छे प्रकार से पता है कि ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी जो आहूत करता है, बुलाता तो राष्ट्रपति है, आहूत करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आप कहेंगे सर इसकी अध्यक्षता करता है कौन, आप कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य में शक्तियों का वितरण जो है दोस्तों, अगर ये बात करें तो कनाडा से, और केंद्र राज्य जो संबंध है ये वास्तव में कहाँ से लिया गया है, ये वास्तव में आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्या कि आपका आयरलैंड। अब देखो आयरलैंड सब जो है दोस्तों, वो वास्तव में आयरलैंड से क्या लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आपका नीति निर्देशक तत्व, यानी आपका जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी आपका दिया है, ठीक है, यानी आपका आर्टिकल जो 36 दिया है दोस्तों, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये पूरा का पूरा आपका डीपीएसपी इसमें है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे 51 का में क्या दिया है, तो 51 का में आपका मूल कर्तव्य दिया गया, क्या मूल कर्तव्य जो है वो दिया गया है आर्टिकल 51 का में, 51 का में। तो यहाँ पर जो डीपीएसपी है दोस्तों, ठीक है, निर्देशक तत्व जो वाद योग नहीं है, उनको वास्तव में किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, दोस्तों याद रखिएगा, भले राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति के महाभियोग जो भी चीजें आपकी दी है, ठीक है, लेकिन अगर बोला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। अब निर्वाचक मंडल का मतलब आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उस राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है दोस्तों, क्या एक निर्वाचक मंडल करता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक का जो मंडल होता है उसमें वास्तव में कौन कौन सदस्य आते हैं दोस्तों, तो उसमें राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, उसमें राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और जितनी भी विधानसभाएं हैं, क्या जितनी भी विधानसभाएं हैं, इनके निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, क्या दोस्तों, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, और ना ही वास्तव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हो या एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्य हो, ठीक है, या फिर राज्य विधानसभाओं के जो है मनोनीत सदस्य हो, ये मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं, इवन सारी विधानसभा के साथ साथ जो दिल्ली और पांडिचेरी है, क्या दिल्ली और पांडिचेरी, इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें भी 2 सभा है, तो विधानसभा है, तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो वास्तव में भाग लेते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है, तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि दक्षिण अफ्रीका से पहली बात तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकती है, कौन सी प्रक्रिया से होगी, 2/3 बहुमत से होगी कि साधारण प्रक्रिया से होगी। तो यहाँ पर ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे जो है जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, देखिए दोस्तों, जर्मनी के संविधान से वास्तव में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां लिया गया है। अब अभी मैंने क्या बोला था, हमने कहा था भाई अगर वित्तीय आपात की बात करते हैं, क्या वित्तीय आपाति, तो वो आपका अलग हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर अन्य आपातकाल की बात बोलते हैं तो अन्य आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो जर्मनी से लिया गया। और किस राज्य से, जर्मनी के वीमर साम्राज्य से, क्या दोस्तों, जर्मनी के वीमर साम्राज्य से, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि जब भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल खास करके लगता है, उस समय जो मूल अधिकार होते हैं, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, वो क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और लेकिन 2 आर्टिकल आपके गायब नहीं होते, एक आपका आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार होता है वो नहीं गायब होता है, और दूसरा आर्टिकल 20 जो होता है, 20 और 21। तो आर्टिकल 20, 21 मूल अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों वो वास्तव में जो है आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं होते हैं। बाकी इनको छोड़ करके 20, 21 को छोड़ करके बाकी सभी के सभी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सारे के सारे
स्थगित हो जाते हैं। कब? जब वास्तव में आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो। उसके बाद देखें अगर यहाँ पर दोस्तों, तो अब यहाँ पर ये सारी बातें आपकी हो गई। अब संविधान का लगभग 2/3 भाग, मैंने कहा 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था, आप जानते हैं। और एक बात और आपको जानते हैं, ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, ये वास्तव में भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। और इसलिए जो अधिवेत्ता है, जो विधिवेत्ता है, उनका नाम है आइवर जेनिंग्स। इन्होंने आर्टिकल 3 मतलब इन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम को वकीलों का स्वर कहा है। क्या बोला है? वकीलों का स्वर कहा है। तो इसको भी यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने आपको क्या बताया दोस्तों, आज हमने आपको बताया यहाँ पर कि वास्तव में भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, उन सभी स्रोतों को जो है आपको बताने का, दिखाने का प्रयास किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। सारे के सारे यहाँ पर मैंने स्रोत आपको देने का प्रयास किया। एक भी क्वेश्चन फिलहाल स्रोत से बाहर नहीं जाएगा अगर पूछा जाएगा तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बेल को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि बेल को प्रेस करना भूल जाएंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। और जैसा आप जानते हैं अच्छे प्रकार से दोस्तों कि वास्तव में शेयर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि